आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं जी। विधायक जी, उन्होंने मैं देवांगन जी उपाध्यक्ष रहे नगर पंचायत में, मैं उसको पूछना चाहता हूं, उसके कार्यकाल में उसने कभी नहीं बनाया। बिलाईगढ़ में कमीशन के खेल होती थी, कमीशन के खेल होती थी। और बता दो मजे की बात, आज जो बिलाईगढ़ में गौरव पथ दिख रहे हैं ना भाई साहब, वो हमने बनाया है, हमने बनाया है। और अभी बिलाईगढ़ में बेहतर करने का काम किया है। ये देख, ये इमारत दिख रही है, ये सामुदायिक भवन दिख रहा है। विधायक जी, ये सामुदायिक भवन भी हमारी सरकार हमने बनाया है। विधायक जी, सवाल, ये छत भी हमने बनाया है, सुनिए, स्कूल कॉलेज भी हमने बनाया है, इसने कुछ नहीं बनाया। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब होता है। पहले उन्होंने कहा कि बिलाईगढ़ में ही आपके एक शौचालय अच्छे से नहीं है, पहले इसका वो जवाब चिंता करने की जरूरत नहीं, शौचालय बनेगा। मैं यहां से मंच से घोषणा करता हूं, शौचालय भी बनेगा। मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। पिछले 5 साल ऐसे ही जन कारवां का कार्यक्रम था। उस समय हुआ करते थे हमारे आदरणीय डॉक्टर सनम जांगड़े जी विधायक, और अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं वे हुआ करते थे गुरु जी। उनका प्रश्न था, एक दूरांचल क्षेत्र में आज पर्यंत बिजली नहीं पहुंचा है, तो मेरा प्रश्न है कि आपके जो स्वयं के निवास के गली है, रोड है, वो आज तक क्यों नहीं बना? ये मेरा प्रश्न है। राय साहब जवाब आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में खुद जो है वो सड़क नहीं बन पाई है, और 5 साल पहले उनका कहना है कि ऐसी एक कार्यक्रम में आपने विपक्ष में रहते हुए हमने कहा था, विधायक जी से जवाब हमने कहा था, अब आज भी कह रहे हैं, ये सड़क बना दिए होते तो आज दुर्गति नहीं होती। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, 2 महीने के भीतर हम काम शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम काम शुरू कर रहे हैं। ये सड़क भी बनेगी, और जितनी इनने जो खस्ता हाल किया बिलाईगढ़ का, बिलाईगढ़ को बिगाड़ गढ़ बना के रखा था, आज हम उसको बेहतर गढ़ बना रहे हैं। बिगड़ा गढ़ बना के रखा था ये, आज हम सुघर गढ़ बना रहे हैं। इसीलिए तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, बेहतर गढ़, गढ़ा थे बिलाईगढ़, बढ़ा थे छत्तीसगढ़। भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर रमन जी मुख्यमंत्री थे, और ये पूरे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। आदरणीय संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थल में 52 करोड़ रुपया का जैतखाम बनाने वाला और सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने वाला आदरणीय डॉक्टर रमन जी, पूरे गिरौदपुरी को चमन बनाने वाला आदरणीय सतनामी समाज का मान और सम्मान बढ़ाने वाला आदरणीय डॉक्टर रमन जी। पांडे जी, अभी जांगड़े जी जिस जैत खाम की बात कर रहे हैं, उसकी आधारशिला हमारी कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे अजीत जोगी जी ने जैत खाम का निर्माण का परिकल्पना किया था। ये क्या बात करेंगे? गिरौदपुरी में इसने अगर एक ईटा रखा हो तो बता दीजिए। कांग्रेस ने वहां किया है और आज भी कर रहे हैं। आज हमने इन लोग को भगवान राम, इनने छत्तीसगढ़ में भगवान भाचा को भी ठग दिया। सूर्य नारायण आप जाकर देखिएगा, तुरतुरिया जाकर देखिएगा, चंदकुरी जाकर देखिएगा, कौशल्या माता की धाम भगवान राम के लिए हमने किया है। हमने गौ माता के लिए किया है, गांव में गौठान बनाया है। ये गांव में जाके कहते हैं हमारे गरीब लोगों को। आज छत्तीसगढ़ की मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश पे गूंज रही है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री नंबर 1 के मुख्यमंत्री है आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के गोबर खरीदी। मेरे एक सवाल है, आप दोनों से मेरा सवाल है। आप अपने काम पे भरोसा है कि राम पे भरोसा है वोट के लिए? हमको हमारे काम पे भरोसा है और इस जनता के आशीर्वाद पर भरोसा है, और इनके आशीर्वाद से आज बिलाईगढ़ को बेहतर बिलाईगढ़ बनाने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले समय में बिलाईगढ़ की जो अपेक्षाएं हैं, बिलाईगढ़ के जो उम्मीदें हैं, बिलाईगढ़ के जो सपने हैं, वो सारे सपने हम पूरा करेंगे इन सब की आशीर्वाद से। हमारे पूर्व विधायक जी बोल रहे हैं कि हम लोग कुतुब मीनार जैसे ऊंचा जैतखाम बना दिए, और हमारे अभी वर्तमान विधायक बोल रहे हैं कि हम लोग वहां का विकास किए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि सतनामी समाज की इतना बात करते हैं, जो भाजपा जब अपने कार्यकाल थे तो एससी का आरक्षण काट करके 16 से 12 कर दिए,
क्या अच्छा किए वो? रही बात उनकी, कांग्रेस सरकार आई, वो घोषणा की कि हम 12 से 13 करेंगे। क्या वो तय की? जब ये आरक्षण नहीं रहेंगे तो मैं दोनों विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, यदि आरक्षण कर जाएगा तो आज ये लोग भी विधायक नहीं रहेंगे और ये लोग कोई आरक्षण के बारे में ऐसा कोई विधानसभा या संसद में कोई आवाज उठा नहीं सकते। चाहे वो बेरोजगारी के बारे में हो, अनुशंसा करके लेटर बस दे देते हैं, लेकिन वहां जो भूपेश बघेल जी भी हैं उनके सामने किसी की नहीं चलते, और भाजपा भी रहते हैं तो रमन सिंह के सामने उनके किसी के भी नहीं चलते हैं। सिर्फ हम लोग जिंदाबाद रमन सिंह, जिंदाबाद भूपेश बघेल यही कहने वाले रह जाते हैं। यदि करे तो जनता के हित में काम करे। यदि एक सेकंड सर, यदि गोठान की बात करें, जितने आप जाकर के बेलटिकरी नाला में देखे वही गोठान बनी हुई है। शायद विधायक जी गुजरे होंगे, जरूर देखे होंगे वहां गोबर कितना है, और 2-4 गाय जरूर देखी होंगे। इतनी खर्च किए हैं प्रदेश में, लेकिन एक भी गोठान में एक भी गाय नहीं पाएंगे। अभी बरसात का समय है, मैं दोनों सरकारों से, क्योंकि अभी मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा है, यदि दोनों में राजनीति करनी है, देश में शासन करनी है, जनता के हित में काम करनी है, तो ऐसा काम करें, सिर्फ अपने पार्टी के काम न करें। दोनों से जवाब लेते हैं। दोनों बढ़िया सवाल किए इन्होंने। ये इस तरह का, तो दोनों से हम जवाब ले लेते हैं। पहले तो क्योंकि डॉक्टर सनम जांगड़े जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के पहले पूछा उन्होंने कि 16% से 12% क्यों कर दिए। पहले मेरे सवाल पूरा होने दीजिएगा। पहली बात तो उनका सवाल था कि 16% से 12% क्यों कर दिए, कटौती कर दी। दूसरी बात, जब ये 76% का प्रावधान लेके जाते हैं तो आपके जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी वो हाईकोर्ट में स्टे के लिए चले जाते हैं। भाई हमारी सरकार थी उस समय 12% किए तो सत्य बात है ना, लेकिन कांग्रेस वाले 13% करेंगे बोले थे, किए क्या, है ना, ये स्थिति है। पहले आपने क्या किया? और गौठान की बात करते हैं, आपने कम क्यों किया, इसका जवाब तो दीजिए। आपने कम क्यों, 16 से 12 क्यों किया आपने? भाई 12 में जो जनसंख्या के आधार पर किए, उसके बाद आज 13% जनसंख्या है, कांग्रेस को करना चाहिए 13%। ठीक है, मैं मान गया। जब आरक्षण बढ़ाने की बात हुई तो आपके नेता स्टे के लिए हाईकोर्ट क्यों चले गए? भाई 13% आज करना चाहिए, कांग्रेस वाले सरकार जो भूपेश सरकार को आज 13% करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण नीति में आज हाई कोर्ट में जाके जो स्टे करवाए हैं, इन्हीं के आदमी स्टे करवाए। नहीं, इनके आदमी नहीं, भाजपा ने स्टे लगवाया उसमें। भाई साहब, धर्मलाल कौशिक का स्टे है उसमें, कौशिक जी का स्टे है उसमें। कोर्ट में अपील जो है आप लोगों की तरफ से दायर की गई कि ये प्रतिशत जो है उचित नहीं है, ओबीसी और एससी का जो प्रतिशत दिया गया है वो उचित नहीं। ये याचिका आप लोगों की तरफ से दायर, जरूर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इनका जवाब। ठीक है, क्योंकि भाई साहब का सवाल दोनों से था। इनका जवाब हो गया कि इन्होंने 16 से 12% क्यों घटाया, इनके पास उसका कोई नहीं है कि वो आबादी के हिसाब से होते हैं। लेकिन आपकी सरकार जो आरक्षण कहती है, एससी का तैसी बताती है अपने आप को, आपने बिल भी ला दिया। अब चली की बिल है, मतलब जैसे आप हो सकता है आपकी सरकार दोबारा रिपीट हो, आपको शुभकामनाएं हमारी, लेकिन अगर नहीं होती है तो उस आरक्षण का क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आरक्षण पर बड़ा छत्तीसगढ़ को एक देश में दर्जा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण पर कटौती कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जैसे आए और पूरे हेड काउंट कराए, ओबीसी का भी और एससी का भी। एससी का हेड काउंट कराने के बाद जब हमारी जनसंख्या 12.80 था, तुरंत 13% सतनामी समाज के अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में उसके आरक्षण को बढ़ा दी गई। आज को मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए कानून का अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी जनसंख्या होगी उतनी आरक्षण होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, अभी 2021 में जनगणना कराना था नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री माननीय जी को, उन्हें जनगणना नहीं कराया, इसलिए हमारी जनसंख्या
अभी भी पता नहीं चल रहा है हमारा जनसंख्या कितना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर सतनामी समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या, अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16% जगह में 18% होगा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है 18% हम आरक्षण देंगे, और अनुसूचित जाति की भी जनसंख्या 32% होगी उसको भी 32% देंगे। लेकिन आज हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में 76% हमने आरक्षण बढ़ाया था, पिछड़ा वर्ग को भी 27% आरक्षण देने की बात की। महामहिम राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नहीं कर पाए, वापस लौटा दिए गए। ये आरक्षण विरोधी लोग हमसे बात करेंगे, आरक्षण काटने वाले लोग हैं ये क्या हमसे बात करेंगे। आज पूरा देश एक तरफ सवाल एक सेकंड सवाल का जवाब। जिला सहकारी बैंक भाजपा के कार्यकाल में क्यों नहीं बना? मैं बताना चाहूंगा, माननीय विधायक जी बोले कि यहां पर बिजली बिल हाफ किया, कसम खाए थे गंगा जल के। आज बिजली बिल का, आज बिजली बिल पूरे छत्तीसगढ़ में जो 50 रुपया आ रहा था वो 100 रुपया आ रहा है, 100 आ रहा है, 200 का 1000 रुपया आ रहा है। ये स्थिति आज पूरा छत्तीसगढ़ में है। और हमारे समय में सरप्लस था, 24 घंटा बिजली मिलती थी, 24 घंटा के अंतर्गत में ट्रांसफार्मर लग जाता था। लेकिन अभी कई गांव में ट्रांसफार्मर का किल्लत है और ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। महीना भर हो गया, लोग यहां से वहां, उस कार्यालय से इस कार्यालय, इस कार्यालय से उस कार्यालय भटक रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब सवाल का जवाब सवाल देता हूं। एक सेकंड, पहले उनका सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। आपके कार्यकाल में लंबे समय जो मांग, जिला सहकारी बैंक क्यों नहीं आ पाया, उनका सवाल था। वो हमारी समय का, हमारे कार्यकाल समय में वो घोषणा किए थे, वो पूरा हुआ हमारे समय का। वो जहां हमारे वनांचल में बयान में स्वीकृत हुआ वो हमारे समय का है। राजस्व पटेल की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो आपने घोषणा की थी राजस्व पटेल के मामले में, उसमें जो स्वीकृत ग्राम पटेल, हाँ ग्राम पटेल में, देखिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जवाब ले लीजिए। ग्राम पटेल 15 साल तक उनका कभी कोई सूद नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को अवसर मिला और छत्तीसगढ़िया बेटा जब यहां के मुख्यमंत्री बना तो ग्राम पटेलों की मानदेय को जो साल में 2000 मिलता था उसको 3000 किया है, 50% वृद्धि किया है। सहायकों की मानदेय बढ़ाया है, मितानिनों का मानदेय बढ़ाया है, आंगनबाड़ी मैडमों की मानदेय बढ़ाया है, दैनिक यहां भोगी कर्मचारी है 27% उसकी मानदेय बढ़ाया है। हमने आज छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी है, जो पंचायत सचिव है, जो बेचारा भटकते थे, आज उस पंचायत सचिव को से एक नियमित कर्मचारी के भांति उनके हमने वेतन और भत्ता बढ़ाया। 2500 रुपया रोजगार पंचायत सचिव हैं जिनकी सेवा 15 साल से कम है और 15 साल से ऊपर को 3000। और आज महंगाई भत्ता, केंद्र के समान महंगाई भत्ता A4, आज छत्तीसगढ़ के हर कर्मचारी को 4 से 5000, 10,000 तक की फायदा हुई है। राय साहब जवाब नहीं आया, जवाब फिर भी नहीं आया मेरा जवाब फिर भी नहीं आया। जवाब एकदम मैं ये भी बता दूं, छत्तीसगढ़ के भूपेश पे पूरा छत्तीसगढ़ की भरोसा है, रमन सिंह पर भरोसा नहीं है, रमन सिंह पर भरोसा नहीं है। ये बात खैर मैं भी मानता हूं कि केवल आरोप लगाने से नहीं होगा। और यही बात मैं एक बार विधायक लिखित तो बता दीजिए, प्रमाणित बता दीजिए। आपसे भी पूछना चाहता हूं, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों की जब सरकार आई तो आप लोगों ने डॉक्टर सनम जांगड़े की पार्टी में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपने कहा झीरम कांड इनकी देन है, आपने कहा नान घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री ने किया, आपने कहा कि वो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक इन्होंने किया। कम से कम आपने 7 आरोप पत्र में अपने भ्रष्टाचार, चिट फंड घोटाला चुके। 4.5 साल की सरकार में क्या पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पे एक भी आरोप साबित कर पाए आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, हमने झीरम कांड की जांच करानी चाहिए। एनआरएस इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको परमिशन नहीं दी, एसआईटी हमने गठन की, इसने जांच करने नहीं दी। हर चीज में हमने जांच कराना चाहा। अभी तो पनामा का मामला आया, उसमें भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में हम जांच कराना चाहते हैं, लेकिन इनकी सरकार क्या करती है? इनकी सरकार कांग्रेसियों के घर में, सुन लीजिए मेरी बात को, सरकार आप जो कांग्रेस है उसी की यहां कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके काम नहीं किया, लेकिन इसकी सरकार ने सिर्फ कांग्रेसियों को टारगेट करके कार्रवाई की। विधायक जी का एक मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के बेटा कहते, छत्तीसगढ़िया कहते। और छत्तीसगढ़ में जब राज्यसभा की नियुक्ति हुई तो 3 राज्यसभा के सदस्य को बाहर का प्रत्याशी बनाया गया। ये छत्तीसगढ़िया है क्या? आज चम्मच में बासी खा रहे हैं, कांटा वाला चम्मच में बासी खा रहे हैं छत्तीसगढ़िया इनके। ऐसा होता है क्या? छत्तीसगढ़िया करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया कभी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़िया होता तो हमारे इस छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों को यहां पर राज्यसभा में भेजते हैं। जब छत्तीसगढ़िया होते तो हम कैसे माने इनको छत्तीसगढ़िया? ये एक मिनट पांडे जी, इसने जो आरोप लगाए उसकी जवाब मैं दे दूं, आप थोड़ा शांत रहेंगे। देखिए, जवाब सुनिए। जवाब ये किस मुंह से कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं? जब छत्तीसगढ़ बना ना तो छत्तीसगढ़िया आदमी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये गैर छत्तीसगढ़िया को मुख्यमंत्री बना दिया। डॉक्टर रमन सिंह, मैं दावे कर बोलता हूं, गैर छत्तीसगढ़िया आदमी है। आज छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया बेटा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना है। छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा कर रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ मतारी की विरोध करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ मतारी, हमने कलेक्टर ऑफिस पे छत्तीसगढ़ मतारी की फोटो लगाना चाहा, मूर्ति लगाना चाहा। ये छत्तीसगढ़ मतारी की विरोध करने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के विरोध करने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? छत्तीसगढ़ के अस्मिता, छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। मैं आदरणीय दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, हम छत्तीसगढ़ की धरती में खड़े हैं भाई। एक जो है आरोप लगा रहा है कि आपने शराब बंद क्यों कराया, और वो भी आरोप लगा रहा है शराब बंद क्यों कराया नहीं। 15 साल बीजेपी ने राज किया और वो शराब बंद नहीं करा सके। फिर 5 साल भाई साहब को मिले, चंद्रदेव को, वो घोषणा किया तो भी बात बंद नहीं करा सके। क्षेत्रीय मुद्दा बता रहा हूं मैं। अभी चिट फंड कंपनी गरीब लोगों का पैसा फंसा है सर, उसमें गरीब का बेटा का पैसा फंसा है चिट फंड कंपनी में। वो पैसा वापस करने का वादा किया था कांग्रेस सरकार, घोषणा पत्र में है। क्या उसको कब तक उसको वापस करवाएंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं। दो सवाल है, एक सेकंड सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए। 2 सवाल है, बारी बारी से मैं जवाब देना चाहूंगा, बारी बारी से जवाब लेना चाहूंगा क्योंकि समय सीमित है। एक बार पहले डॉक्टर साहब से पहले सवाल, क्योंकि उनका सवाल दोनों से है। शराबबंदी के मामले को लेकर आप बार बार कांग्रेस को घेरते हैं, उनका कहना है कि बार बार शराबबंदी के मुद्दे पे कांग्रेस सरकार को आप घेरते हैं। 15 साल तो आपकी सरकार थी, हमारी सरकार कभी घोषणा नहीं किए थे कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम 8 दिन के अंदर में शराब बंद कर देंगे करके। लेकिन शराब आज गली शराब बिक रही है, गांव में शराब बिक रहे हैं, लोग पी के मर रहे हैं, जहरीले शराब बिक रही। ऐसा स्थिति आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। शराब बंद करने के लिए यही लोग बोले, हमारी सरकार नहीं बोले शराब बंद करेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अब आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आई तो शराबबंदी हम करेंगे, क्या ऐसा है आपके दिमाग में? वो समय बताएगा। अभी हम कैसे कह पाएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो जरूर इसमें पहल करेगा शराब बंद करने के लिए। आपकी बात, एक मिनट जवाब आने दीजिए उनका। आप दोनों से सवाल था उनका कि शराब के मामले में आप दोनों एक दूसरे को डराते रहते हैं। ठीक है, 15 साल में इन्होंने किया, देखिए आपने घोषणा में क्या आपकी शराबबंदी की आगे कोई योजना है या घोषणा में जो अमल है उसका कब तक अमल होगा? हमारी सरकार ने लगभग 15% शराब दुकानें बंद कर दी है। और दूसरी बात मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इनके समय में इसने शराब नीतियों में परिवर्तन कर दी। जो ठेके में चल रही थी उसको इसने शासकीकरण कर दी। और उसके बाद हुई क्या? रमन सिंह का सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ। 1 साल में इसने सिर्फ राजस्व 2000 करोड़ रुपया दी। आज भूपेश बघेल के सरकार में 1 साल में 4000 रुपया करोड़ शराब नीति से आती है। ये स्पष्ट नीति है। और दूसरी बात, हमारी सरकार एक कमेटी बनाई है शराबबंदी को लेकर। इनके एक भी नेता, विपक्ष के नेता कभी कमेटी में शामिल नहीं होती। हमारी सत्यव्रत शर्मा जी वरिष्ठ नेता उस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं। आज वो झारखंड भी गए थे,
गुजरात भी गए थे। जो प्रदेश शराब को बंद कर दिए हैं वहां स्थिति क्या है उसको जानने गए थे, लेकिन इनकी लोग एक भी नहीं गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शराब क्या है दोस्त, आज लोगों की एक बीमारी बन गई है। हम चाहते हैं शराब बंद हो, और ये एकाएक बंद होने वाली नहीं है। जनता को तय करना पड़ेगा कि शराब कैसे बंद करना है। जनता समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज प्रमुखों को सामने आना पड़ेगा। इसीलिए कमेटी बनाई गई है। इसने कमेटी में कभी शामिल नहीं। विधायक जी, एक आप लोग कहते हैं कि आप लोग कमेटी बना दिए हो, भाजपा के लोग नहीं आते। आपकी कमेटी 4-4 राज्यों में घूम के आगे ओके, एक सेकंड ओके, आपकी कमेटी मिजोरम घूम आई, आपकी कमेटी जो है वो केरल घूम आई, आपकी कमेटी गुजरात घुमाई। क्या आपकी कमेटी ने एक भी अनुशंसा दिया कि वहां शराबबंदी क्यों सफल हुई? आपके क्यों नहीं है? अभी किसी भी प्रदेश पे शराबबंदी सफल नहीं हुई है। आपको बता देता हूं, आज भी चोरे छुपे लोग दारू पी रहे हैं, वहां नशे से लत हैं। यहां तक कि आज छत्तीसगढ़ में एक मिनट लूंगा। छत्तीसगढ़ में पाउच बंद कर दिए इनने, पूरे देश में लोग पाउच बंद कर दिए। पाउच मिल रही कि नहीं? मैं आपको पूछता हूं, लोग आदि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, समाज सामने नहीं आएगा, समाज प्रमुख सामने नहीं आएगा, ये नीतियां कैसे बंद होगी? इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसने कभी कमेटी में बैठक में नहीं आया। एक सेकंड, मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल यही था, अगर बाकी राज्यों में सफल नहीं हुई है, ओ भाई साहब चुप रहेंगे। हम हमारे छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ को मरने नहीं देंगे। हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अस्मिता के लिए लड़ेंगे। हमारे आदिवासियों को हम समझते हैं, छत्तीसगढ़ियों को हम समझते हैं, छत्तीसगढ़ के अस्मिता के लिए लड़ते हैं। अगर बाकी जगह सफल नहीं हुई तो क्या आप यहाँ पे बंद नहीं करेंगे? अभी इस पे प्रक्रिया चल रही है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। इसने कभी कमेटी में बैठक नहीं, अन्य प्रदेश की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार। 5 साल हो गया राय साहब, कब बंद करेंगे? 5 साल हो गया। हम इसको बोलो, इसने क्या अपनी घोषणा पूरा कर दी? 15-15 लाख रुपया लोगों को खाता में जमा करने की बात बोले थे। 15 लाख रुपए जमा हो गया क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? काला धन वापस आ गया क्या? अच्छे दिन आ गया क्या? इसने तो अपना घोषणा नहीं की। आज भाई साहब, डीजल और पेट्रोल 7वां आसमान में है। डीजल पेट्रोल 7वां आसमान में, रसोई गैस 1250 रुपया रसोई, और टमाटर कितना हो गया? 200 से पार। राय साहब 200 से पार। राय साहब महंगाई इससे कम नहीं की, महंगाई कम नहीं की। एक बात बता दूं मैं, नहीं दिया। एक बात बता दूं, दूसरों के पाप गिनाने से अपने कम नहीं होने वाले हैं। राय साहब आप अपनी बात करो, आप अपनी बात करो, अपनी बात करो। आपने क्या किया? नीतियां इसने बनाई, गड्ढा इसने खोदा, आरोप हम पे लगाएगा, आरोप हम पे लगाएगा। क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं? निश्चित ही आने वाला समय हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिलाईगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और संपूर्ण विकास कराने का पूरा प्रयास करेंगे हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा में। बहुत जैसे कि आपका दावा है कि 99% काम हो गए हैं, 99% काम पूरे हो गए हैं, आपका ये दावा है। लेकिन जनता अभी भी कई जगह ऐसी कमियां बता रही है पूरे क्षेत्र में। तो उन कामों को लेकर आपका विजन क्या है कि अगली बार जो है उन कौन कौन से काम ऐसे रह गए हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा कि एक गरीब किसान के बेटा को विधायक बनाने का अवसर दिया और इस बिलाईगढ़ के आज उम्मीदें जो एक सपना देख रहे हैं, हम बेहतर बिलाईगढ़ बनाएंगे। आज मेरे स्थानीय बहुत सारे यहाँ लोग हैं, पहले बाहरी लोग विधायक बन के आते थे, यहाँ की शोषण करके चल देते थे, कोई काम नहीं होता था। आज बिलाईगढ़ के लोगों को उम्मीद जगी है कि यहाँ काम हो रही है, सड़कों की काम किया है, यहाँ हमने तहसील बनाया है, जिला बनाया है, कॉलेज भी खोले हैं, बैंक भी खोले हैं, अस्पताल भी बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कृपा से एक सपना है मेरा, आने वाला समय में अगर मेरी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा
तो हर किसान के खेत में पानी पहुंचाएंगे। ये मैं आप संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी चैनल को, INA चैनल को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी चैनल को। थैंक यू। तो जनता के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, जनता के जवाब कभी खत्म नहीं होंगे। जनप्रतिनिधियों से बहुत सवाल बाकी है, लेकिन आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगले वोट यात्रा के अगले पड़ाव में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।